लिखें पॉइंट नंबर 3, लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। तो लिखें द ऑब्जेक्ट ऑफ AS7 is, the object of AS7 is to find out profit oblique loss. The object of accounting standard 7 is to find out the profit or loss of each contract entered by the entity. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट इस बार लिया, तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ। तो बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट इतना सही है कि हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा यह पता लगेगा कि उस एंटिटी ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस क्या है। आगे लिखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डिफाइन परसेंटेज ऑफ completion method to find out profit oblique loss of contract। अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, जो मेथड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप यूज करोगे उस मेथड का नाम रखा गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। यानी इस मेथड के द्वारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि आप इस मेथड को अप्लाई करके आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। ये मेथड अप्लाई कैसे होता है मैं लेटर ऑन सिखाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो है हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस जानना, और उस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए आप जो मेथड काम में लोगे उस मेथड को हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करोगे तब जाकर आपको इस AS7 के तहत हर कॉन्ट्रैक्ट का क्या पता लगेगा, प्रॉफिट और लॉस पता लगेगा। ये मेथड क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है ये हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी लिखें पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट A7 के तहत हम कर रहे हैं इसको दो हिस्सों में बांटा गया है।
एज पर A7 construction contract are of two types. ये लीजिए, A7 बोलता है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ A7 तो वो इनमें से किसी भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो वो होता है फिक्स्ड। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना, डाउन सर। एक तो वो होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और एक वो हो सकता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे समझो। A7 ये बोलता है आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब इनका मीनिंग समझना है और एग्जांपल से समझना है कि कैसे पता लगेगा कि वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है या वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। देखिएगा, वैसे तो देखिए ये नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इनिशियल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही डिसाइड कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे ईशा ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बोले सर आपको मेरे लिए एक बिल्डिंग बनानी है, 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग आपको मेरे लिए बनानी है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये आपके को बनानी है। मैंने ईशा को बोला कि देखो ईशा, मैं तुमसे पर फ्लोर के 20 लाख रुपए लूंगा। बताओ, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट को करने की प्राइस को डिसाइड कर दिया या नहीं किया? कर दिया सर। यानी मैं ईशा के लिए जब ये बिल्डिंग बनाऊंगा तो मैं पर फ्लोर उससे 20 लाख रुपए लूंगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यानी मेरी बात समझ आ रही है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही डिसाइड कर दी जाएगी तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या बोलूंगा? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा। मान लीजिए मुझे एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैंने अपनी प्राइस कोट कर दी कि भैया ये ब्रिज मैं 6 करोड़ रुपए में तैयार कर दूंगा। तो मैंने इनिशियली ही कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को डिसाइड कर लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसी समय हम कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, क्लियर है? अभी लिखवाऊंगा, पहले मीनिंग समझो। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बताइए? कोई बता सकता है इसके नाम से अगर इसको डिफाइन किया जाए? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यानी इसमें फिक्स नहीं होता, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्स्ट्रा जो खर्चे लगेंगे नहीं, वो। एक्स्ट्रा खर्चों की कोई बात नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं ईशा को ये बोलूं, ईशा देखो ऐसा करना, मैं जब तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मेरा जितना भी खर्चा होगा, उस काम को करने का जितना भी खर्चा होगा, तुम वो सारा पैसा मुझे दोगी और प्लस उस खर्चे पर 20% मुझे एक्स्ट्रा दोगी। ध्यान से सुनना, मैंने ईशा को बोला इस काम को करने की जो भी कॉस्ट लगेगी तुम मुझे वो सारी कॉस्ट दोगी और प्लस उस पर 20% मुझे एक्स्ट्रा दोगी। यानी अंडर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन प्लस
a percentage of profit will also be added. यहां पर तो मैंने प्राइस इनिशियली डिटरमिन कर दी थी कि ईशा मुझे 20 लाख रुपए पर फ्लोर दे देना। यहां मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में ईशा को बोला कि ईशा सुनो, तुम जितनी भी कॉस्ट लगेगी, एक तो तुम मुझे वो कॉस्ट दोगी, और दूसरा उस कॉस्ट के ऊपर तुम मुझे 20% एक्स्ट्रा दोगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। बताइए क्या डेफिनेशन क्लियर है? सर फिक्स्ड में प्रॉफिट भी मेरा ऑलरेडी इंक्लूड करके बता दी मैंने। सब कुछ इंक्लूड होगा, ये आपके ऊपर है आपने क्या सोचा है और क्या इंक्लूड किया है। फिक्स प्राइस का मतलब क्या है आप वो समझो। कॉन्ट्रैक्ट की एक प्राइस आपने पहले ही बता दी कि मैं आपसे इतना रुपए लूंगा। अब वो आपने कैसे सोचा वो आपका मैटर है। उससे सामने वाले को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ईशा को बोला कि मैं 20 लाख रुपए में फ्लोर बना दूंगा। अब 20 लाख रुपए में मेरा व्यू है ना कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, ये थोड़ी बताऊंगा मैं ईशा को कुछ भी। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं ईशा को सिर्फ ये बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, मुझे 20 लाख रुपए दे देना। यहां लेकिन मैं ईशा को क्या बोल रहा हूं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बी में मैं ईशा को बोल रहा हूं कि जितनी कॉस्ट आएगी मैं तुम्हें सारे बिल दूंगा, तो तुम मुझे वो सारी कॉस्ट दोगी और प्लस जितनी भी कॉस्ट है उस पर 20% तुमसे एक्स्ट्रा लूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलूंगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बताइए डेफिनेशन पार्ट में कोई दिक्कत? आ गया। आ गया। लेकिन सर एक बात तो बताइए, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? अब मेरी बात को सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। क्या हुआ, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे हाईवे बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। मुझे एक 3 लेन हाईवे बनाना है। सुनोगे बहुत ध्यान से मेरी बात को। लेकिन एक समस्या थी इस हाईवे में। ये हाईवे जो था ना, जिस जगह से इस हाईवे को जाना था, जहां पर यह हाईवे बनना था, वहां पर कुछ ऐसी जमीनें आने वाली थी जो जमीन मुझे परचेस करनी पड़ेगी। वो किसी भी पर्सन की जमीन है, कुछ किसानों की जमीनें हैं जो मुझे क्या करनी पड़ेंगी, परचेस करनी पड़ेंगी। मुझे एक बात बताओ, कौन सा किसान अपनी जमीन किस प्राइस पर मुझे देगा? क्या ये मैं एस्टिमेट कर सकता हूं क्या? No, sir. नहीं सर। ये तो जब मैं उससे नेगोशिएट करूंगा तभी पता लगेगा। आप समझ रहे हो? जब मैं उस जमीन को खरीदने की बातें करूंगा तो पता लगेगा ना कि भैया ये किसान इस प्राइस पर अपनी जमीन देने को एग्री होगा। हाँ सर। कॉस्ट में प्रॉफिट क्या होगा? क्या पूछ रहे हो दुष्यंत? प्रॉफिट तो आपका मैटर है, 10% 15% जो आप अपने बिजनेस में आप चाहते हो। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट कोट करना आपकी बात है, सामने वाला जब एक्सेप्ट करे नहीं करे हमें उससे मतलब नहीं होता है। वो तो देखो नेगोशिएशन होता है। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटी सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी दुकान पर जाके कोई चीज की कीमत पूछते हो तो क्या जरूरी है कि आप उस कीमत पर उसे खरीद ही लोगे? सिर्फ आप समझ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बना बात कर रहे हैं। आपने बोला कि भैया मुझे 20% एक्स्ट्रा दे देना, सामने वाला बोला कि मैं तो 20 नहीं दूंगा 15 दूंगा, आपने बोला यार चल ऐसा कर 18 पर कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो फिक्स्ड हो गया कि अब 18% देगा। लेकिन शुरुआत में आप क्या प्रॉफिट परसेंटेज रखोगे ये तो नेगोशिएट होती है सारी बातें। ठीक है, तो अब मैं आपके एग्जांपल पर आता हूं। तो अब जानते हो मैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या बोलूंगा कि देखो सर जी, मुझे नहीं पता है कि वो किसान अपनी जमीन किस प्राइस पर देगा, मैं कैसे प्राइस कोट कर दूं? आप तो एक काम करो, जितने पर भी वो देगा ना वो मैं कॉस्ट में जोड़ दूंगा, आप तो मुझे वो कॉस्ट दे देना और मेरे एफर्ट लगाने के 10% मुझे एक्स्ट्रा दे देना। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बना? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बना। यानी अब मैं आपको दो बातें बताता हूं। जिन कॉन्ट्रैक्ट में मैं कॉस्ट को प्री डिटरमिन कर सकता हूं, यानी मैं कॉस्ट को पहले से एस्टिमेट कर सकता हूं, वहां तो किए जाते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मैं कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे करने होते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताओ,
मैं ईशा के लिए एक मकान बना रहा हूं, पर क्या सर हम एक आइडिया लेके तो चलते ही है ना। नहीं कर सकते? आप सोच के देखो, सामने वाला किस प्राइस पर अपनी जमीनें देगा, आप कैसे सोचोगे बताओ? सर एरिया वाइज जैसे वहां पे की क्या रेटें चल रही हैं उसकी। अच्छा, उसने मना कर दिया तो हाईवे रुक जाएगा। आपको पर्टिकुलरली परचेस तो करनी कर पड़ेगी, वो हाई प्राइस मांगेगा तो भी आपको देनी पड़ सकती है। आप सोचो, नहीं लगता आपको ये टेढ़ा काम है? इसमें आपकी रिस्क बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। आप क्यों करोगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट? हाँ सर, आप समझो मेरी बात को, मैं ज्यादा जो बोलना पैसे चाह रहा मेरी हूँ, जेब से लग सकते हैं। हाँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एस्टिमेट नहीं करेगा, लेकिन आप सोचो, मैं एक पर्सन हूं, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मैं यार प्रॉफिट पर भी तो सोचूंगा। मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों करूं ऐसा काम। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्यों जाऊं फिक्स प्राइस पर जब मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है? तो मैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जनरली तभी लेता हूं जब मैं कॉस्ट को प्री डिटरमिन कर सकता हूं। मैं जाऊंगा ही नहीं ना, क्यों जाऊं मैं बताओ? कोई कंपल्शन तो है नहीं फालतू का रिस्क नहीं लेंगे मतलब सर। भाई, सीधी सी बात है। मुझे एक बात बताओ, जब आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करोगे जहां पर आप कॉस्ट को नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर बार फिक्स प्राइस ही करना है। मैं बोल रहा हूं दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कब कब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका रीजन समझो। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तभी किए जाते हैं जब आपके पास उस काम को करने के एक्सपीरियंस हो, आपको ये पता हो कि यार ये काम इतने समय इतनी कॉस्ट में पूरा हो सकता है। वो भी एस्टिमेट ही होता है, जानते हो। मटेरियल, लेबर, आप एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूं, एक बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट को एस्टिमेट आप फिर भी कर सकते हो कि यार इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर, अगर थोड़ा सा महंगाई बढ़ जाएगी तो 15% इसमें मैं खर्चा और बढ़ा देता हूं। लेकिन कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सालों तक चलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों से चल रहा है जयपुर में? एक 10 साल ब्रिज शायद जो बनता है, एक ब्रिज जो बनता है उसमें कितने साल लग जाते हैं बनने में? आपको नहीं लगता लग 5 जाते हैं साल सर, लग जाते 5 हैं? साल चार से पाँच ज्यादा साल होते हैं। 5 साल 7 साल लग जाते हैं। क्या आप ये सोच सकते हो आज खड़े होकर 5 सालों में क्या कॉस्ट लगेगी वो एस्टिमेट कर पाओ? आप समझ रहे हो मेरी बात को? दो सर 5 सालों में क्या चेंजेस आ जाएंगे मार्केट में, कौन एस्टिमेट कर सकता है बताओ इस बात को? क्या इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस होगा? नहीं। तो हम क्यों जाएंगे हम फिक्स प्राइस पर? हम करेंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। हम उसमें कॉस्ट में अपना एक मार्जिन जोड़ के बता देते हैं कि भैया जो भी कॉस्ट लगेगी आप मुझे 8% दे देना, आप मुझे 10% दे देना। लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक सिंपली मकान बनाना है, एक सिंगल फ्लोर मकान, कितने समय में बन जाएगा? बन जाता है ना विद इन अ ईयर? यस सर। अब विद इन अ ईयर बन जाता है तो क्या आप सोच पा रहे हो क्या कॉस्ट में बहुत मेजर चेंज आ जाएगा? क्या सीमेंट नो सर। उस 4 महीने 5 महीने में इतनी महंगी हो जाएगी कि रेटें 4 गुना या 10 गुना हो जाए? नहीं होती है। मैं जनरली फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेता हूं जहां पर मैं कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाऊंगा। जहां कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर सकता, मुझे जाना ही नहीं चाहिए। मैं किस पर चला जाऊंगा? मैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर चला जाऊंगा। बोलो, समझ आया क्या? सर। मुझे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म प्लस। क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रही हूँ, अभी आपने बोला ना जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म है जिसपे मैं ऐसा कोई जरूरी नहीं एस्टिमेट है। कर ऐसा कोई, सकती मैं तो हूँ। एक मिनट सुनो, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं एक सिंपल सा एक ही सेंटेंस बोल रहा हूं, अगर मैं कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाऊंगा तो मैं करूंगा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं करूंगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मैंडेटरी है आपके लिए। यानी आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपने रूल बना दिए। उसने बोला जब आप कॉस्ट को प्री डिटरमिन कर पा रहे हो तो यू कैन गो फॉर द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क आप उठाना चाहते हो आप उठाओ। अगर आपको लगता है जब आप कॉस्ट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिक्स प्राइस पर जाने के बजाय आप किस पर चले जाओ? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर चले जाओ।
एस ने आपको खुला छोड़ दिया, उसने बोला या तो इस तरह से डिसाइड करो या इस तरह से डिसाइड करो। अब कैसे डिसाइड होगा हम उस पर झगड़ा नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर हम फिक्स प्राइस लेंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर हम क्या लेंगे। हमें तो क्वेश्चन बताएगा आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, A7 ने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट करना को समझाया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई बातें इस एस ने डिफाइन नहीं की। एस ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, वो बोलता है कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, गो फॉर द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, गो फॉर द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको डिसाइड करना है कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर जाना है। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को लोगे अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग होती जाएगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी अकाउंटिंग उस तरह से हो जाएगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अकाउंटिंग उस तरह से हो जाएगी। हमें तो अकाउंटिंग समझनी है जो कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, ठीक है। लिखो इसके अंदर, हाँ जी लिखो, अंडर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, under such type of contracts, a fixed price, under such type of contract, a fixed price is agreed between parties, initially. लीजिए, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पार्टीज के बीच में इनिशियली एग्री कर ली जाएगी। लिखें, these contracts are suitable, these contracts are suitable where cost of contract can be estimated। और ये कॉन्ट्रैक्ट सुटेबल होते हैं उन जगहों पर जहां पर हम कॉस्ट को क्या कर पाते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं। यहां भी लिख लीजिए इसका मीनिंग, लिखें, अंडर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स under such type of contracts, cost of contract plus percentage of profit, under such type of contracts, cost of contract plus percentage of profit based on cost, agreed between parties। यहां पर पार्टीज के बीच में दो बातों का एग्रीमेंट होगा कि भैया तुम एक तो हमें कॉस्ट दोगे और प्लस उस कॉस्ट पर इतना हमें क्या दे दोगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दोगे। और
these are suitable where cost of contract, these are suitable where cost of contract cannot be estimated. अब बताइए, डेफिनेशन के तौर पे अब आपको कुछ भी बात पूछनी हो तो अब आप पूछ सकते हैं। ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताए गए हैं। या तो आप फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या आप कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिक्स प्राइस का मतलब होगा इनिशियल लेवल पर ही आप डिसाइड कर लोगे कि काम को करने की प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आप एक एग्रीमेंट करोगे जिसमें आप सामने वाले को बोलोगे कि भैया तू मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट दे देना जितनी मेरी लगेगी और प्लस उसमें इतना प्रॉफिट मुझे दे देना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए मुझे, अब आपको कोई डाउट इसमें हो तो वो पूछिए। क्या दोनों मीनिंग समझ आ गए कि A7 में क्या दो कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? अब बताइए भाई, क्या क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर बोलिए। आ गया सर। चलिए, सबको आ गया बिल्कुल। राधिका, रिया, मयंक, यस सर। Yes, sir. आदित्य, दुष्यंत, यस सर। हार्दिक, कोई भी डाउट मत रखो। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इजीली आपको सारी चीजें, बस सबसे बड़ी बात है थ्योरी जितने अच्छे से समझ आएगी ना, प्रैक्टिकल में तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। और प्लस ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला इन केस अगर हमारे पास जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन ही रहते हैं तो थ्योरी पर बेस्ड वन वर्ड के क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे तो आपको हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार मुझे रिवाइज करवा देंगे। 3 बातें मैंने आपको इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बता दी हैं, 4 टॉपिक करवा दिए। आइएगा, पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज मैंडेटरी and must be applied for the all entities who are engaged in the construction contract. A7 मैंडेटरी है और हर उस एंटिटी पर लगेगा जो कि किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, contract where construction of single asset or a group of asset, a contract for construction of single asset or a group of asset, and it also includes destruction of old asset as well as contract for restoration of environment. बोलिए, डेफिनेशन याद हो गई? बिल्कुल हो गई सर। कोई भी यस सर। जो सिंगल असेट का होगा या ग्रुप ऑफ असेट का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें आएगा। साथ ही साथ 2 और बातें भी इसमें आएंगी। अगर आप किसी भी ओल्ड असेट को डिस्ट्रक्ट करते हो वो भी इसमें कवर होगा, और अगर आप एनवायरमेंट को रीस्टोर करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। पॉइंट नंबर 3, इस एस का ऑब्जेक्ट है कि जो भी एंटिटी किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई है उसके प्रॉफिट और लॉस को कैसे ढूंढा जाएगा, उसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक मेथड यूज किया। उसने बोला अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हो तो आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड को काम में लेना पड़ेगा। फिक्स कर दिया उसने, मैं इसके अलावा इस अकाउंटिंग में कोई और मेथड यूज नहीं कर सकता। उसने बोल दिया, क्लियर आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हो तो अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड को ही काम में लोगे। एंड द पॉइंट नंबर 4, बोले 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो।
या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इनिशियली डिसाइड कर दी जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट आप तभी करते हो जब आप कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाते हो। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर हम सामने वाले से एक एग्रीमेंट करते हैं कि भैया तू हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कॉस्ट दे देना और उसमें एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे देना। और जनरली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तब किए जाते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर पाते हो, तो आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं। 2 मिनट और लूंगा, लिखवा मैं कल दूंगा, समझा देता हूं एक टॉपिक और। पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो 2 पार्टीज तो चाहिए। ये आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हो, फाउंडेशन लेवल पर आपने पढ़ा होगा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एटलीस्ट कितनी पार्टी चाहिए? 2 पार्टीज एटलीस्ट चाहिए। यहां पर भी 2 ही पार्टी होंगी। एक पार्टी को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर और दूसरी पार्टी कहलाएगी कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर बताइए कौन पर्सन होगा जो काम को क्या करेगा? 2 एग्जीक्यूट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन होगा जिसके लिए वर्क किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ईशा के लिए एक मकान बना रहा हूं, बताओ इसमें मकान बनाने का काम कौन कर रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम कौन कर रहा है? परफॉर्म सर आप मैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर। और काम करने को मुझे किसने बोला है? यानी मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? ईशा ईशा के लिए। तो ईशा कॉन्ट्रैक्टी क्या बन गई? कॉन्ट्रैक्टी बन गई। कॉन्ट्रैक्टर तो वो पर्सन हो गया जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन हो गया जिसके लिए वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 2 पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। जो काम करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो काम करवाएगा या काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट देगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। मुझे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मुझे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, बताओ कॉन्ट्रैक्टर कौन है? मुझे सर आप हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो काम कौन करेगा? मैं करूंगा या हाईवे अथॉरिटी करेगी? सर आप। काम मैं करूंगा, तो मैं सर कौन? आप करोगे। मैं कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। और हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी। मैं तो हो गया कॉन्ट्रैक्टर और हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्टी। बोलो दोनों टर्म्स क्लियर है? बिल्कुल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होंगी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। जो वर्क को परफॉर्म करेगा, जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, वो तो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर, और जिसके लिए वर्क किया जाएगा वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टी।